यूपी बोर्ड क्लास 12 के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है रिस्पॉन्सिव क्लासेस में। 2026 के लिए अर्थशास्त्र का मॉडल पेपर है जो आपके बोर्ड परीक्षा के एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। सेम ऐसा ही पेपर आपको बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे बच्चों, मिलेगा। आपका पेपर जो होगा वो 3 घंटा 15 मिनट का होगा। 15 मिनट में आपको प्रश्न पत्र पढ़ना है अच्छे से। आपका जो पूर्णांक है वो 100 नंबर का है इकोनॉमिक्स का। सामान्य निर्देश की बात करें तो प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पढ़ पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है, ठीक है। प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है, ठीक है। और प्रश्न संख्या आपका 11 से 18 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है बच्चों। और प्रश्न संख्या 19 से 24 लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रश्न संख्या 25 से 27 तक विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 300 शब्दों में देना है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। तो बच्चों ये आपका इस प्रकार कुछ पेपर होगा और यहाँ पे निर्देश लिखा हुआ है। पेपर पूरा मैं आंसर के साथ आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि कैसे आपको बोर्ड परीक्षा में आंसर लिखना है। ये पेपर एक वायरल पेपर है आपका और आपके ये प्री बोर्ड और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बच्चों बहुविकल्पीय प्रश्न पे आएंगे। निम्नलिखित प्रश्नों के सही उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखिए। तो पहला प्रश्न है कि मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में होगी, ठीक है। तो मक्खन की कीमत में कमी से ब्रेड की मांग में वृद्धि हो जाएगी। ऑप्शन नंबर आपका सा वाला सही हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा आपका बच्चों सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है पूरक वस्तुओं के संबंध में अनधिमान वक्र का आकार होता है। यू आकार होता है, वी आकार होता है, एल आकार होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सा सही हो जाएगा, एल आकार होता है। कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब MP इक्वल टू 0 होगा। कुल उत्पाद अधिकतम होगा जब MP इक्वल टू 0 होगा। NNP होती है GNP प्लस मूल्यह्रास, GNP माइनस मूल्यह्रास, GNP प्लस जनसंख्या, GDP माइनस मूल्यह्रास। तो NNP GNP माइनस मूल्यह्रास होता। अगला प्रश्न है बच्चों पांचवा प्रश्न है C इक्वल टू 100 प्लस 0.75y। तो गुणक का मान होगा 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा या 4 होगा। तो ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा, 4 होगा। किसी देश की आयातों में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है, घट जाती है, अपरिवर्तित रहती है, शून्य हो जाती है। तो इस प्रश्न का उत्तर एक्चुअली में यहाँ पे होगा किसी देश की आयातों नहीं, किसी देश की आय में वृद्धि हो। किसी देश की आय में वृद्धि हो तो घरेलू वस्तुओं एवं सेवाओं की मांग बढ़ जाती है। ऑप्शन नंबर आ सही हो जाएगा। मुद्रास्फीति को रोकने हेतु रेपो रेट बढ़ाई जाती है, घटाई जाती है, स्थिर रखी जाती है, मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती है। मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती है। रेपो रेट जो है मुद्रास्फीति को प्रभावित नहीं करती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो? तो बच्चों मुद्रास्फीति को रोकने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक क्या करता है? रेपो रेट को बढ़ा देता है, यानी रेपो रेट बढ़ाई जाती है। GST है, तो GST क्या है? वस्तु एवं सेवा कर है। एक त्रिक्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में राष्ट्रीय आय होगी तो C+I+G होगी। ऑप्शन नंबर बा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न 10वां है, निम्नलिखित में से कौन सा एक समष्टि अर्थव्यवस्था का विषय नहीं है? तो मांग का नियम। ऑप्शन नंबर दा सही हो जाएगा, मांग का नियम। फिर आपका बच्चों आ जाता है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। प्रश्न 11वां है कि समष्टि अर्थशास्त्र को परिभाषित कीजिए। समष्टि अर्थशास्त्र अर्थशास्त्र की वह शाखा है जो किसी एक इकाई के बजाय संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करती है, जैसे कुल रोजगार, राष्ट्रीय आय, कुल उपभोग और सामान्य कीमत स्तर। प्रश्न नंबर 12वां है, सामान्य तथा गिफिन वस्तुओं के संदर्भ में मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो सामान्य वस्तुएं, इनका मांग वक्र ऊपर से नीचे की ओर ऋणात्मक ढाल का होता है, और गिफिन वस्तुएं, इनका मांग वक्र नीचे से ऊपर की ओर धनात्मक ढाल होता है। पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म की मांग वक्र का आकार कैसा होता है? पूर्ण प्रतियोगिता के अंतर्गत एक फर्म मांग का वक्र एक्स अक्ष के समांतर एक सीधी क्षैतिज रेखा होती है। इसे पूर्णतया लोचदार मांग वक्र भी कहते हैं। उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति से आप क्या समझते हैं? तो आय में होने वाले परिवर्तन के कारण उपभोग में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC कहते हैं। सरल शब्दों में जब व्यक्ति की आय बढ़ती है तो वह उस बढ़ी हुई आय का कितना हिस्सा खर्च करता है, या MPC बताता है।
मुद्रा के प्राथमिक कार्य लिखिए। तो मुद्रा के मुख्य रूप से दो प्राथमिक कार्य होते हैं। पहला है विनिमय का माध्यम, मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मुद्रा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद बिक्री को आसान बनाती है। इसके माध्यम से कोई भी व्यक्ति अपनी वस्तु बेचकर मुद्रा प्राप्त कर सकता है और उससे अपनी ज़रूरत की दूसरी वस्तुओं को खरीद सकता है। मूल्य का मापक मेजर ऑफ वैल्यू। मुद्रा का उपयोग सभी वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को मापने के लिए किया जाता है। जैसे हम किसी वस्तु की कीमत रूपों में व्यक्त करते हैं। कुल परिवर्तनशील लागत की व्याख्या कीजिए। कुल परिवर्तनशील लागत वह लागत है जो उत्पादन की मात्रा में परिवर्तन के साथ बदलती रहती है। यदि उत्पादन बढ़ाया जाता है तो यह लागत बढ़ जाती है। यदि उत्पादन शून्य होता है तो यह लागत भी शून्य हो जाती है। उदाहरण, कच्चे माल का खर्च, अस्थायी श्रमिकों की मजदूरी, बिजली का बिल आदि। फिर प्रश्न नंबर 17 है, पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं। तो पैमाने के प्रतिफल का संबंध दीर्घकाल लॉन्ग रन से है। जब उत्पादन के सभी साधनों को एक ही अनुपात में बदला जाता है तो उत्पादन में होने वाले परिवर्तन को पैमाने के प्रतिफल कहते हैं। पैमाने का प्रतिफल कहते हैं। इसकी तीन अवस्थाएं होती हैं। पैमाने के वृद्धिमान प्रतिफल, पैमाने के समान प्रतिफल और पैमाने का ह्रासमान प्रतिफल। सीमांत उत्पाद से आप क्या समझते हैं। तो उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर परिवर्तनशील साधन की एक अतिरिक्त इकाई का प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे सीमांत उत्पादन कहते हैं। फिर आ जाइए लघु उत्तरीय प्रश्न पे। तो लघु उत्तरीय प्रश्न में है कि मांग फलन से आप क्या समझते हैं। तो मांग फलन किसी वस्तु की मांग और उसे प्रभावित करने वाली विभिन्न कारकों जैसे कि वस्तु की कीमत, उपभोक्ता की आय, संबंधित वस्तुओं की कीमतें आदि के बीच के फलनात्मक संबंध को दर्शाता है। इसके गणितीय रूप में इस प्रकार समझा जाता है, dx इज इक्वल टू एफ पी एक्स पी आर वाई टी कॉमा ई। 20वां प्रश्न है बच्चों, प्रतिस्थापन की सीमांत दर को समझाइए। प्रतिस्थापन की सीमांत दर MRS वह दर है जिस पर एक उपभोक्ता संतुष्टि के समान स्तर को बनाए रखने के लिए एक वस्तु की अतिरिक्त इकाई प्राप्त करने हेतु तो दूसरी वस्तु की कुछ मात्रा का त्याग करने को तैयार रहता है। चित्र का विवरण, तटस्थता वक्र नीचे की ओर झुकता हुआ होता है क्योंकि MRS निरंतर घटती जाती है। फिर 21वां प्रश्न है बच्चों की गुणक की परिभाषा दीजिए। गुणक तथा उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति MPC में क्या संबंध है। परिभाषा में निवेश में होने वाले परिवर्तन के फलस्वरूप राष्ट्रीय आय में होने वाले परिवर्तन के अनुपात को निवेश गुणक कहते हैं। K इक्वल टू डेल्टा वाई अपॉन डेल्टा एल। संबंध, गुणक के तथा MPC के बीच सीधा संबंध होता है। MPC का मान जितना अधिक होगा गुणक का मान भी उतना ही अधिक होगा। सूत्र K इक्वल टू 1/1 माइनस MPC। ठीक है। भुगतान संतुलन से बच्चों क्या समझते हैं। तो भुगतान संतुलन एक निश्चित अवधि में किसी भी देश के निवासियों और शेष विश्व के बीच हुई सभी आर्थिक लेन देन का व्यवस्थित विवरण है। इसमें वस्तुओं और सेवाओं का व्यापार, वित्तीय अंतरण और परिसंपत्तियों का लेन देन शामिल होता है। यह देश की अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक स्थिति को दर्शाता है। पूर्ण प्रतियोगिता का वर्णन कीजिए। तो पूर्ण प्रतियोगिता अर्थशास्त्र में बाजार की एक ऐसी स्थिति है जहां किसी वस्तु के बहुत अधिक खरीदार और बहुत अधिक विक्रेता होते हैं। इस बाजार में बेची जाने वाली वस्तु पूरी तरह से एक समान होती है जिसके कारण कोई भी एक अकेला विक्रेता या खरीदार बाजार की कीमत को प्रभावित नहीं कर सकता है। 24वां प्रश्न है बच्चों कि केंद्रीय बैंक के प्रमुख कार्यों को समझाइए। केंद्रीय बैंक किसी देश की बैंकिंग प्रणाली का शीर्ष संस्थान होता है। इसके प्रमुख कार्य निम्नलिखित हैं। नोट निर्गम, करेंसी इश्यूज, देश में मुद्रा जारी करने का एक अधिकार, सरकार का बैंकर, सरकार के लिए जमा स्वीकार करना और वित्तीय परामर्श देना। बैंकों का बैंक, व्यापारिक बैंकों को नगद सुरक्षित कोष का रख रखाव और संकट में ऋण देना है। फिर है साख नियंत्रण, तो मुद्रास्फीति और मंदी को रोकने के लिए अर्थव्यवस्था में मुद्रा की आपूर्ति को नियंत्रित करना। फिर है विदेशी मुद्रा का संरक्षक, देश के विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंधन करना। फिर बच्चों आपका विस्तृत उत्तरीय प्रश्न आता है जिसमें आपको ऑप्शन मिलेंगे। जिसमें पहला प्रश्न है मांग की मूल्य लोच को परिभाषित कीजिए, मांग की लोच की गणना कीजिए। अथवा में है यहाँ पे पूर्ण प्रतियोगिता में एक फर्म के संतुलन की व्याख्या कीजिए जब वह केवल हानि अर्जित करता है। फिर अथवा में आपका दे रखा है पैमाने के प्रतिफल से आप क्या समझते हैं, पैमाने के प्रतिफल की व्याख्या चित्र की सहायता से कीजिए। फिर 27वां प्रश्न है दो क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था में आय के निर्धारण की व्याख्या कीजिए। और अथवा में आपका है सरकारी घाटे के विभिन्न संकल्पनाओं को समझाइए। ठीक है, तो ये प्रश्न को उत्तर आपको तैयार करने हैं। MCQ जो आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका उत्तर आपको 200 शब्दों में लिखना है। 10-10 नंबर के यहाँ पे 3 आपके आएंगे और तीनों में आपको अथवा दिया होगा, यानी 2 ऑप्शन में होगा, एक ही आपको अटेंड करना है।